हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम फिर से मिल रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 के एक नए अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन नामक पाठ से हम लोग शुरू करेंगे। आज से आपको लगातार इस अध्याय से संबंधित वीडियोस मिलते जाएंगे। आप चाहें तो इन वीडियोस के माध्यम से अपना एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको इस नोट से बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। हम आज शुरू करेंगे सबसे पहले इस अध्याय के इंट्रोडक्शन से, परिचय से। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं या पदार्थ उपस्थित होते हैं, इनमें किसी न किसी प्रकार से लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जैसे अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिखा हुआ है हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध का खट्टा होना। अगर हम दूध लेते हैं, अगर दूध को तुरंत गर्म नहीं करते, कुछ समय तक अगर उसको छोड़ देते हैं तो दूध खट्टा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं दूध खराब हो गया है। अगला है फलों का पकना। भाई शुरुआती अवस्था में फल कैसे होते हैं? कच्चे होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है वैसे वैसे परिवर्तन के फलस्वरूप फल पकने शुरू हो जाते हैं। अगला लिखा हुआ है दूध का दही में बदलना। भाई दूध का दही में कैसे परिवर्तन होता है? दूध में हम थोड़ा सा दही, जिसको हम बोलते हैं जामन या स्टार्टर, मिला देते हैं और रख देते हैं। सुबह हमें वो दूध जमकर दही के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगला है लोहे में जंग लगना, यानी कि लोहे या लोहे की किसी वस्तु को अगर हम खुला छोड़ देते हैं, वो आर्द्रता या वायु या अम्ल के संपर्क में आने पर वो जंग लग जाता है, उसमें जंग लग जाता है। अगला बात करेंगे, यानी कि इन सभी परिवर्तनों को हमारे आसपास जो पदार्थ उपस्थित हैं, इन सभी में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, इनको हम अगर इनके गुणधर्मों के आधार पर अगर इन्हें हम विभाजित करें तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक, भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। यानी कि हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, इनको इनके गुण धर्म के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। भौतिक गुण धर्म यानी भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। आगे हम इन सभी के एक एक प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन के बारे में, यानी फिजिकल चेंज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल चेंज के बारे में हम बात करेंगे। लिखा हुआ है वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के सिर्फ और सिर्फ भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हो। कहने का मतलब अगर कोई ठोस है, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं बर्फ़, यानी कि H2O सॉलिड अवस्था में है, जिसे हम बर्फ़ कहेंगे। अगर उसका हम तापमान बढ़ा दें तो पिघल कर किस में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा, यानी पानी में बदल जाएगा। फिर अगर उसका हम ताप बढ़ा दें, यानी अगर पानी को हम फिर से गर्म कर दें तो किस में बदल जाएगा? वो वाष्प में बदल जाएगा। लगातार क्या परिवर्तन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है, द्रव से गैस या वाष्प में बदल रहा है। अगला लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई अगर बर्फ़ है
तब भी यहाँ पर इसका रासायनिक संगठन यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O होगा। द्रव अवस्था में पहुँच गया तब भी इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2O ही होगा। अगर ये वाष्प में बदल गया तब भी इसका फॉर्मूला H2O ही होगा, यानी कि इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। द्रव्यमान की अगर बात कर लें, अगर आइडियल कंडीशन ले लें भाई, एक बंद पात्र ले लें जिससे बाहरी वातावरण से आदान प्रदान ना हो पाए, तो अगर 1 किलो बर्फ़ लेंगे, पिघल कर वो 1 किलो द्रव ही बनाएगा। आगे तापमान अगर बढ़ा देंगे तो 1 किलो वाष्प ही बनेगा, यानी इसके कुल द्रव्यमान में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला अगर बात करें, भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। भाई बर्फ़ को हमने पानी में बदल दिया, अगर हम पुनः चाहें इस पानी को बर्फ़ में बदल सकते हैं। अगर ये अस्थायी रूप से परिवर्तित हो गया होता तो क्या है, पुनः बर्फ़ में बदलता नहीं बदलता। इसीलिए जो भी भौतिक परिवर्तन होते हैं वो अस्थायी होते हैं, इन्हें पुनः इनकी मूल अवस्था में हम बदल सकते हैं। अगला बात किया जाए, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि वो दोनों दिशाओं में चल सकता है, यानी कि अगर बर्फ़ से पानी बन गया है तो पानी से बर्फ़ बन सकता है। अगर बर्फ़ से वाष्प बन गया है तो वाष्प को संघनित करके पुनः पानी में हम बदल सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, भौतिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा देने पर पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ सकता है। भाई जिस भी कारणवश भौतिक परिवर्तन हो रहा है, अगर उस कारण को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। कहने का मतलब, अगर बर्फ़ को ताप दे दिया गया, वो पानी में बदल गया यानी द्रव में बदल गया, तो अगर इस ताप को हटा दिया जाए तो ये पानी पुनः बर्फ़ में बदल जाएगा, यानी कारण हमने हटा दिया। या पानी को ताप देने पर वो अपने वाष्प में बदल जाता है, अगर इस ताप को यानी इस कारण को हटा दिया जाए तो ये वाष्प पुनः संघनित होकर पानी में बदल जाएगा। यानी कि अगर कोई वस्तु भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप अपनी अवस्था परिवर्तन कर रहा है तो उसका कारण अगर हटा दिया जाएगा तो वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रंग, आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। भाई बर्फ़ है, इसका कोई आकार होता है, ये किस में बदल गया, पानी में, जिसका कोई आकार नहीं होता। कुल मिला के भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप पदार्थों के रंग, आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आगे हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण। भौतिक परिवर्तन के हम कुछ उदाहरण की बात करेंगे। लिखा हुआ है, चीनी या नमक को अगर जल में घोल दिया जाए तो ये कौन सी परिवर्तन कहलाएंगे, ये भौतिक परिवर्तन कहलाएंगे। भाई चीनी को जब पानी में मिला दिया गया तो चीनी के पास अपना भी मिठास है, या नमक को अगर हम पानी में मिला दिया जाए तो नमक का जो अपना गुणधर्म है वो बना रहेगा। अगला, पदार्थों का पिघलना। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, पदार्थों का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन पदार्थों का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है। भाई अगर कोई पदार्थ पिघल गया है तो पुनः उसको उसकी मूल अवस्था में वापस किया जा सकता है। जैसे मान लिया मोमबत्ती हमारे घरों में होता है, इसको हम गर्म करके पिघला दें, दोबारा उसको हम जमा के उसको सांचे में ढाल के पुनः हम मोमबत्ती का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर मोमबत्ती जल गई तो क्या उस गैस को इकट्ठा करके पुनः हम मोमबत्ती बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। गंधक, गंधक का मतलब होता है सल्फर, गंधक का मतलब होता है सल्फर, यानी मोमबत्ती और गंधक का पिघलना एक कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। अगला है CO2, गैस से शुष्क बर्फ बनना। भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में होता है,
इसको हम अगर लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई कर दें तो ये किस में बदल जाता है, ये शुष्क बर्फ़ में बदल जाता है। कभी कभी सवाल आता है कि ये शुष्क बर्फ़ क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप लोग शादी ब्याह या मांगलिक कार्यक्रमों में देखे होंगे, जब दुल्हन या दूल्हे की जब एंट्री होती है तो जो सजावट वाले होते हैं ये बगल में मटका रख देते हैं और उसमें गर्म पानी भरा होता है। जब एंट्री होती है दूल्हा या दुल्हन की तो उसमें कुछ ऐसा पदार्थ लाके डाल देते हैं जिससे चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है, जिससे लग रहा है कि स्वर्ग से परी उतर आई है। तो ये जो सजावट वाला जो उस मटके में लाकर डाल दे रहा है वो क्या डाल रहा है, शुष्क बर्फ़ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड डाल रहा है, जो पानी में डालने के बाद पुनः अपनी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है। अगला बात करें, जल से भाप या बर्फ का बनना। अगला, विद्युत बल्ब का प्रकाशित होना। भाई जब तक लाइट है तब तक बल्ब जल रहा है, जब लाइट चली गई बल्ब बुझ गया, फिर लाइट आएगी बल्ब जल जाएगा। तो ये विद्युत बल्ब का प्रकाशित होना, ये किसका उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। परिवर्तन के हम अगले प्रकार के बारे में जिक्र करेंगे, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन के साथ साथ उनके द्रव्यमान में भी परिवर्तन हो जाता है। अगर कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले रहा है तो उसका रासायनिक संगठन भी बदल जाएगा और उसका कुल द्रव्यमान भी बदल जाएगा। इस टॉपिक को आगे हम क्लियर करेंगे। ये पूरा अध्याय ही बताएगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तनों को रासायनिक अपक्रिया के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। यानी रासायनिक परिवर्तन अगर हो रहा है तो किसी न किसी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण जरूर होगा। अगली बात लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाला कोई पदार्थ अगर एक बार परिवर्तित हो गया तो वो हो गया, दोबारा वो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकता। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि एक डायरेक्शन में ही चलेगा। यानी कि अगर कोई नया पदार्थ बन गया तो बन गया, वो पुनः अपने मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा। अगला लिखा हुआ है, रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तन का कारण हटा देने पर भी पदार्थ अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा। आप कितना भी प्रयास करें, अगर एक बार कोई पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में भाग ले लिया और वो परिवर्तित हो गया तो वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा, आप कितना भी जद्दोजहद कर लें। आगे हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के लिए। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लिखा हुआ है, दूध का दही में बदलना। इसी एग्जाम्पल से हम बात करेंगे कि अगर कोई पदार्थ एक बार परिवर्तित हो गया तो वो दोबारा अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आएगा। जैसे दूध में हम थोड़ा सा क्या ऐड कर देते हैं, दही ऐड कर देते हैं। सुबह वो हमें क्या तैयार मिलता है, दही के रूप में। अब भाई सुबह आप चाहे एक चम्मच दही डाले थे, एक चम्मच दही निकाल लीजिए, चाहे पूरा एक चिमचा भरकर दही निकाल लीजिए, वो दोबारा दूध में परिवर्तित नहीं होगा। कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हो गया, अर्थात रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। कारण आपने थोड़ा सा जामन डाला था, अगर आप थोड़ा सा जामन के बजाय आप उसका 10 गुना जामन निकाल लीजिए तो वो दही पुनः दूध में परिवर्तित नहीं होगा। अगला, फलों का पकना। भाई एक बार मान लिया फलों का राजा आम,
एक बार आम पक गया, आप उसको कितना भी प्रयास करिए वो दोबारा कच्चा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि वो रासायनिक परिवर्तन में भाग ले चुका है। अगली बात करें, लोहे में जंग लगना। भाई जैसे हम लोगों के घरों में कभी कभी काम लगते हैं कंस्ट्रक्शंस के, कुछ सामान लोहे के बच जाते हैं, जैसे मान लिया सरिया वगैरह बच गया, हम उसको आगे भविष्य के लिए रख देते हैं, छत पर रख दें या बाहर रख दें। एक बार अगर उसमें जंग लग जाता है तो क्या हम कुछ जुगाड़ करके उसको पुनः नई सरिया में बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि उसने रासायनिक परिवर्तन में भाग ले लिया है। अब उसमें जंग लग गया तो लग गया, अब उसको पुनः नए रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगला लिखा हुआ है पदार्थों का जलना, जैसे कागज हो गया, जैसे गंधक यानी सल्फर हो गया, या मोमबत्ती हो गया। यानी पदार्थों का जलना कौन से परिवर्तन में आते हैं? रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। भाई कागज, आपने कागज को फूंक दिया, अब क्या होगा? अब उसके गैस को इकट्ठा करके आप पुनः कागज में बदल के दिखा दीजिए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। यानी कि कारण अगर कितना भी प्रयास करो, आग हटा दो तो भी वो पुनः कागज में बदलेगा नहीं। एक बार परिवर्तन हो गया तो हो गया। अगला हम अगर बात करें कि रासायनिक परिवर्तन कैसे पूर्ण होते हैं, कैसे हम बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। लिखा हुआ है कि सभी रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा पूर्ण होते हैं। यानी इस अध्याय में हम अलग अलग प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरणों को बहुत ही आसानी पूर्वक कैसे संतुलित किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी कि जितने भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दर्शाया जाता है, और जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको रासायनिक समीकरण के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। आगे हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। लिखा हुआ है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करते हैं? संयोग करते हैं या अभिक्रिया करते हैं, तो किसी न किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, यानी उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। तथा ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, यानी उनका निर्माण हुआ है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। आगे बात आती है उत्प्रेरक की। बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनकी दर को नियंत्रित करने के लिए हमें एक एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम उत्प्रेरक कह देते हैं। ये सभी अभिक्रियाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, कुछ अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करना होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही कंट्रोल कर सकता है। कोई अभिक्रिया मान लिया हो रही है, हमें उस अभिक्रिया को धीरे करना है, तो वहाँ पर हम ऐसा उत्प्रेरक लगाएंगे जो अभिक्रिया को क्या कर देगा? धीरे कर देगा। मान लिया कोई अभिक्रिया धीरे धीरे चल रही है, हमें कम समय में अधिक मात्रा में उत्पाद की आवश्यकता होगी, तो हम ऐसे वहाँ पर उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी या ऐसे उत्प्रेरक का प्रयोग करेंगे जो उस अभिक्रिया की दर को क्या कर दे? बढ़ा दे। कुल मिला के उत्प्रेरक का काम होता है सिर्फ और सिर्फ रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को नियंत्रित करना। आगे लिखा हुआ है अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक खर्च नहीं होता है। यानी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद उत्प्रेरक की जो मात्रा है, स्थिति है, अवस्था है, ज्यों की त्यों बनी रहती है, यानी कि ये खर्च नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है
जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं यानी जिनका निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्प्रेरक को तीर के ऊपर दर्शा दिया जाता है, यानी किसी भी उत्प्रेरक को अगर हमें दर्शाना है कि इस अभिक्रिया में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया है तो उसे सिंपली हम क्या करेंगे? तीर के ऊपर दर्शा देंगे। आगे हम बात करेंगे, अगली कक्षा में हम बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। आशा है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ऐसे ही आप बने रहिएगा। हम आपको सिंपल, साधारण और सरल भाषा में नोट्स उपलब्ध कराते रहेंगे जो आपको समझने, पढ़ने तथा आगे बोर्ड के लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।